नमस्कार और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो किसी नीरस किताब का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये महत्वाकांक्षा, कूटनीति और सत्ता के खेल की एकदम महाकाव्य जैसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्रिलर कहानी है। आज की हमारी ये चर्चा प्राचीन भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के उदय और पतन के बारे में है। सच मानिए, इतिहास का ये वो हिस्सा है जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक अनाथ लड़के ने इतना विशाल साम्राज्य आखिर खड़ा कैसे किया? दरअसल यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का वो दौर याद कीजिए जब हर तरफ भारी अशांति थी। उत्तर पश्चिमी भारत में भयंकर उथल-पुथल मची हुई थी, क्योंकि सिकंदर अपना विजय अभियान बीच में ही छोड़कर लौट चुका था। उधर मगध की गद्दी पर नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का कब्जा था। वो अपने भारी भरकम टैक्स और क्रूरता के कारण जनता में इतना अलोकप्रिय था कि लोग बस किसी तरह उससे छुटकारा पाना चाहते थे। सत्ता का एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो गया था, और ठीक इसी समय एक अनाथ लड़का और एक बेजोड़ शिक्षक आपस में मिलते हैं, और फिर जो होता है वो तो बस इतिहास है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए इस राजवंश की स्टार कास्ट यानी प्रमुख चेहरों पर एक नजर डाल लेते हैं। शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, जिन्होंने 324 या 321 ईसा पूर्व के आसपास इस साम्राज्य की मजबूत नींव रखी और 297 ईसा पूर्व तक राज किया। इसके बाद उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पर बैठे, और फिर आए उनके पोते अशोक महान, जिन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये तीन नाम ही इस पूरे महाकाव्य के वो मुख्य किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द इस विशाल साम्राज्य का पूरा पहिया घूमता है। लेकिन देखिए, कोई भी महान साम्राज्य केवल तलवारों के दम पर नहीं जीता जाता। उसके पीछे एक बहुत तेज दिमाग होता है, और यहीं पर एंट्री होती है चाणक्य की, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तक्षशिला के ये महान विद्वान असल में उस पूरे राजनीतिक अभियान के मास्टरमाइंड थे। कुछ इतिहासकार तो उन्हें भारतीय मैकियावेली तक कह देते हैं। उनकी कुशाग्र बुद्धि और उनके छात्र चंद्रगुप्त की बाहुबल का वो अचूक कॉम्बिनेशन ही था जिसने सदियों पुराने नंदवंश की जड़ें हमेशा के लिए उखाड़ फेंकी। अब सवाल उठता है कि ये छात्र आखिर था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति आज भी एक गहरा रहस्य बनी हुई है। अलग अलग स्रोत बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताते हैं। पुराने यूनानी स्रोत उन्हें सैंड्रोकोट्टोस कहते हैं और किसी गैर योद्धा वंश का बताते हैं। वहीं कुछ हिंदू स्रोतों का मानना है कि उनका जन्म एक साधारण शूद्र परिवार में हुआ था, जबकि बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय मानते हैं। लेकिन एक बात जिस पर लगभग सब सहमत हैं वो ये कि ये एक साधारण परिवार का अनाथ लड़का था जिसे चाणक्य ने खुद तराशा। दोनों ने मिलकर भाड़े के सैनिकों की एक जबरदस्त सेना खड़ी की और मगध की तरफ अपना ऐतिहासिक कूच कर दिया। अब जरा देखते हैं कि साम्राज्य के विस्तार की ये टाइमलाइन कितनी आक्रामक और तेज थी। 324 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत छोड़ने के सिर्फ एक साल बाद ही चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम में यूनानी शासकों का सफाया करना शुरू कर दिया। फिर 321 ईसा पूर्व आते आते कई भीषण युद्धों के बाद आखिरकार धनानंद हार गया और औपचारिक रूप से मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ गई। इसके बाद 305 ईसा पूर्व में उनका आमना सामना सिकंदर के पूर्व सेनापति सेल्यूकस निकेटर से हुआ, और इस टकराव का नतीजा एक बेहद ऐतिहासिक और चौंकाने वाली संधि। और ये घटना ना कूटनीति का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 500, ये कोई आम नंबर नहीं है। 305 ईसा पूर्व की उस प्रसिद्ध संधि में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को पूरे 500 युद्धक हाथी गिफ्ट किए थे, और इसके बदले में उन्हें क्या मिला? सेल्यूकस ने ना सिर्फ युद्ध टाल दिया, बल्कि चंद्रगुप्त को बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सौंप दिया। साथ ही अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से कर दी। मजेदार बात यह है कि इन्हीं 500 हाथियों ने बाद में सेल्यूकस को इप्सिस के युद्ध में अपने दुश्मनों के खिलाफ शानदार जीत भी दिलाई थी। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। अपनी इसी बेजोड़ कूटनीति और सैन्य ताकत के दम पर 321 से 297 ईसा पूर्व के बीच साम्राज्य का जो विस्तार हुआ वो सच में अभूतपूर्व था। चंद्रगुप्त ने कलिंग और सुदूर दक्षिण के कुछ छोटे हिस्सों को छोड़कर लगभग पूरे के पूरे आज के भारत को एक छत्र के नीचे ला खड़ा किया था। और आपको पता है, उस समय ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज भी उनके दरबार में मौजूद थे, जिन्होंने इस विशाल साम्राज्य की इस चकाचौंध और भव्यता को अपने पन्नों में दर्ज किया था। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
इस असीम शक्ति और लगातार जीत के बाद जो हुआ वो सच में किसी को भी हैरान कर देगा। एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ युद्ध, रणनीति और साम्राज्य बढ़ाने में लगा दिया, उसका अंत बिल्कुल वैराग्यपूर्ण और नाटकीय था। चंद्रगुप्त ने अपने बेटे बिंदुसार के लिए अपनी मर्जी से सत्ता छोड़ दी। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और महान जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। वहां श्रवण बेलगोला में जैन परंपरा के अनुसार उपवास करके उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जरा सोचिए, सत्ता के चरम शिखर से लेकर संन्यास तक का ये सफर है ना, बिल्कुल अविश्वसनीय। चंद्रगुप्त के इस संन्यास के बाद गद्दी संभाली उनके बेटे बिंदुसार ने। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि बिंदुसार ने न सिर्फ अपने पिता की उस भारी भरकम विरासत को संभाला, बल्कि उसे और भी विशाल बना दिया। यूनानी इतिहासकार उन्हें अमित्रोचेट्स कहते हैं और संस्कृत में उन्हें अमित्र घात कहा गया है। इसका मतलब जानते हैं? शत्रुओं का नाश करने वाला, एकदम खौफनाक। बिंदुसार ने ही इस साम्राज्य की सरहदों को खींचते हुए दक्षिण में मैसूर तक पहुंचा दिया। उनके दरबार में डायमाकस नाम के एक यूनानी राजदूत भी थे और सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो उन्होंने लिया वो था अपने बेटे अशोक को उज्जैन का गवर्नर नियुक्त करना, जिसने आगे चलकर इतिहास की धारा ही बदल दी। चलिए अब इन युद्धों और राजाओं की कहानी से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और सीधे उस मास्टर प्लान की बात करते हैं जो इस पूरे साम्राज्य के पर्दे के पीछे काम कर रहा था, यानी चाणक्य की वो अचूक रणनीति। ये जो इतनी बड़ी मशीनरी चल रही थी ना, ये सब मुमकिन हो पाया था सिर्फ और सिर्फ इस एक किताब की वजह से, अर्थशास्त्र। एक राज्य कैसे चलाना है, अर्थव्यवस्था को कैसे कंट्रोल करना है और युद्ध की रणनीति कैसी होनी चाहिए, चाणक्य का लिखा ये मास्टरपीस सदियों तक दुनिया की नजरों से गायब था। 12वीं शताब्दी के आसपास ही कहीं खो गया था, लेकिन खुशकिस्मती से 1905 में आर श्याम शास्त्री ने इसे फिर से खोज निकाला। इसमें 15 किताबें और 180 अध्याय हैं। असल में ये प्राचीन भारत की पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा और प्रमाणिक दस्तावेज है। और जब हम इस अर्थशास्त्र के विषयों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि चाणक्य का विजन कितना ज्यादा ब्रॉड और गहरा था। इसमें राजा के रोजमर्रा के कर्तव्यों से लेकर सिविल और क्रिमिनल लॉ, युद्ध की कूटनीति और जासूसों का जाल कैसे बिछाना है, सब कुछ डिटेल में लिखा है। यहाँ तक कि बाजार, खेती, दवाइयाँ और खदानों को कैसे मैनेज करना है, इसके भी पक्के नियम थे। मतलब आप अंदाजा लगाइए, एक प्राचीन राज्य को इतने माइक्रो लेवल पर और सेंट्रलाइज्ड तरीके से मैनेज किया जाता था, ये बात आज भी बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुओं को हैरान कर देती है। अब इस केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज्ड प्रशासन वाली बात को थोड़ा और क्लियर करने के लिए बाद में आए गुप्त साम्राज्य से इसकी तुलना करना बहुत काम आता है। देखिए, मौर्य साम्राज्य बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था। सत्ता की पूरी कमान पाटलिपुत्र में बैठे सम्राट के हाथ में मजबूती से बंधी थी और शासकों ने जैन और बौद्ध जैसे गैर हिंदू धर्मों को काफी बढ़ावा दिया था। इसके एकदम उलट, जिसे हम भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, यानी गुप्त साम्राज्य, वो काफी डिसेंट्रलाइज्ड था, जहां अलग अलग गवर्नर्स के पास ज्यादा पावर थी और उन्होंने मुख्य रूप से हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया। इन दोनों के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट इतिहास को याद रखने और समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर उठती है उसकी गिरने का खतरा भी उतना ही बना रहता है। अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे गंभीर हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इतने विशाल साम्राज्य का पतन। तो आखिर सब कुछ बिखरा कैसे? दरअसल मौर्य वंश का पतन 232 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक की मृत्यु के ठीक बाद बहुत तेजी से शुरू हो गया। उनके बाद जो भी राजा गद्दी पर आए वो काफी कमजोर साबित हुए और इतने विशाल साम्राज्य का भार संभाल नहीं पाए। नतीजा, साम्राज्य 2 हिस्सों में टूट गया और फिर आया 185 ईसा पूर्व का वो साल जब ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की उसी के अपने ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सरेआम हत्या कर दी और बस इसी तख्तापलट के साथ भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। और आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा साम्राज्य जिसने सिकंदर के सेनापतियों को धूल चटा दी थी, जिसका पूरा ढांचा इतिहास के सबसे तेज दिमागों में से एक ने तैयार किया था, वो किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही अंदरूनी कलह और कमजोर नेतृत्व के कारण ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि सत्ता आखिरकार कितनी नाजुक चीज है। इस शानदार महाकाव्य से हमें यही समझ आता है कि सबसे बड़े खतरे अक्सर बाहर से नहीं, हमारे अंदर से ही आते हैं।
हमारे इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर करेगा।